Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. Today's topic is MRI system. In this video, you will be crystal clear about the MRI system. बिल्कुल क्लियरेंस हो जाएगा MRI सिस्टम क्या है, क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं और क्या पार्ट्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ MRI सिस्टम की बात करें तो पहला मैग्नेट, फिर शिम कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल, RF कॉइल, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। अब पहला है पॉइंट मैग्नेट। मैग्नेट की बात करें तो हार्ट ऑफ एमआरआई बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एमआरआई सिस्टम। मेन वर्क क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट यूज होती है क्लिनिकल एमआरआई में। फर्स्ट वन परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन थर्ड वन इज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सो मैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट है परमानेंट मैग्नेट का। परमानेंट मैग्नेट क्या है? मेड अप ऑफ अल्निको। अल्निको क्या है? अल्निको इज द फुल फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, जो कि है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। नो नीड ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई नीड नहीं है, और इससे ओपन एमआरआई पॉसिबल है। 0.2 से 0.5 टेस्ला मशीन तक रेंज होती है, इसलिए इसमें वेरी लो रेंज है, तो वेरी लो एसएनआर है। एंड आल्सो ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रोस्कोपी कांट बी डन बाय दिस, स्पेशली यू कैन से इन द ओपन एमआरआई सिस्टम, जिसमें क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट के लिए बेस्ट मशीन होती है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एग्जांपल ले तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं लाइक गैडोलिनियम, जो कि हम कंट्रास्ट के तौर पे यूज करते हैं। सेकंड वन इज ऑक्सीजन एंड देन इज मिलानिन। फिर आता है डायमैग्नेटिज्म। दे रिपेल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड they having negative magnetic susceptibility, means they having low magnetic field strength, you can say that। फेरोमैग्नेटिज्म वही है, अल्निको स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, इवन नॉट लूजिंग मैग्नेटिज्म, जिससे कि हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ले सकते हैं, एंड एल्यूमिनियम आल्सो। फिर आता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक, जिसमें 2 सब्सटेंस होते हैं, नियोबियम एंड टाइटेनियम, जो कि सुपर कंडक्टिंग नेचर शो करता है एट वेरी लो टेम्परेचर में। सुपर कंडक्टिंग की खासियत बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी सबसे हाई होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही एलिमिनेट किया जाता है, जिससे कि एक बार करंट छोड़ने पर बिल्कुल सेम मात्रा में करंट रहता है। इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे। There is no power loss and continuous power supply is not required to maintain the magnetic field। ये खासियत है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रहती है। फील्ड स्ट्रेंथ, द सिंबल इज B, यूनिट इज गॉस और टेस्ला। गॉस इज द स्मॉलर यूनिट and Tesla is the bigger one. Gauss was a German mathematician and the Tesla is the मैकेनिकल इंजीनियर, और निकोला टेस्ला को ऑल्टरनेटिव करंट का जनक भी कहा जाता है। और अर्थ की अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, जो कि होती है 0.6 गॉस। इट इज़ टू मिनिमल टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू में 10 किलो गॉस, मीन्स 10,000 गॉस। एक टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता है। अब क्लिनिकल एमआरआई में हम 0.2 से 3 टेस्ला तक जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो यूज़ करते हैं। फर्दर मोर 7 टेस्ला तक होती है, बट वो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस है। इट स्टेट दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इफ़ अ करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर, a magnetic field is created around that wire। इसमें current is directly proportional to magnetic field strength। करंट, जितना अमाउंट ऑफ करंट हम पास करेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, किसके? करंट के अराउंड में।
एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक्सिस क्या होगी, जो अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर इज कॉल्ड, ठीक। दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड. You can easily understand the principle of electromagnetism by this. When a wire is looped like a spring and the current is flowing through it, thus the magnetic field is created. You can see the magnetic field. चारों तरफ magnetic field इसमें इंड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. And magnetic field is around the long axis of the wire is looped. एंड सोलेनॉइड को रेजिस्टिव मैग्नेट भी कहा जाता है. तो एमआर सिस्टम में कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि उस मैग्नेट को रेजिस्टेंस से बचाया जा सके. रेजिस्टेंस किससे होता है, हीट से. तो कूलिंग सिस्टम से वो कूल डाउन होगी और रेजिस्टेंस उसमें कम होगा. यू कैन सी हेयर अबव एंड बिलो. एज द करंट फ्लो थ्रू अ वायर, heat is produced by the wire and the resistance is also produced. That's why in MR system the cooling system is inputted to reduce the resistance of the wire for the better result of the magnet. अब कूलिंग सिस्टम की बात करें तो cooled water is released in the tubes so as to reduce the resistance, जिससे homogeneity maintain होती है and resulting the equal magnetic strength all the time of the magnet. ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो पहला है लो SNR, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नहीं कर सकते. लिमिटेड है 0.2 से 0.3 टेस्ला तक की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी. और कैपिटल कॉस्ट लो है बट ऑपरेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई. इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है कंटिन्यूसली. और इसका एक एडवांटेज है, इट कैन ईजिली टर्न इट ऑन और ऑफ. प्लीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में पहले बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है सुपर कंडक्टिंग वायर. सुपर कंडक्टिंग वायर न्योबियम और टाइटेनियम एलॉय की बनी होती है. ये दो एलिमेंट सुपर कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं एट 10 केल्विन, इसलिए पर्टिकुलर इन दोनों को ही लिया गया है. दिस बोथ alloy wire is wrapped up in a copper matrix. कॉपर मैट्रिक्स में वाउंड किया जाता है और इंसुलेटेड एल्यूमिनियम में प्लेस्ड किया जाता है, जो बोर ऑफ द ट्यूब है. जो ये वायर होती है ये 30 किलोमीटर लॉन्ग तक होती है. बिकॉज ऑफ coiling this wire can't be possible to make, so it have many interconnecting joints. इतनी लंबी तार पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए इसमें काफ़ी इंटरकनेक्टिंग जॉइंट्स होते हैं. यह है सुपर कंडक्टिंग वायर, जो कि सुपर कंडक्टिंग नेचर के लिए होती है. दूसरा है हीलियम. हीलियम लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है. हीलियम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को 4 केल्विन तक ठंडा रखता है और इसकी लीकेज को बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन को भी लगाया जाता है ताकि हीलियम की लीकेज ना हो. नेक्स्ट वन इज लिक्विड नाइट्रोजन एंड रेडिएशन शील्ड. हीलियम को सराउंडेड में नाइट्रोजन और रेडिएशन शील्ड होती है जो हीट एक्सचेंज को रोकती है, क्योंकि some minute leakage can be happen. So to protect this leakage we provide liquid nitrogen and radiation shield. This prevent the heat exchange between helium and the surrounding, and the nitrogen is very cheap. Its boiling point is 80 Kelvin. Both reduce the helium leakage around 0.3 liter per hour. तो सभी पार्टों के बारे में पढ़ लिया है, तो अब आता है स्टार्टिंग द मैग्नेट. मैग्नेट स्टार्ट कैसे करनी है. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को -269 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रायोजन. क्रायोजन क्या है, हीलियम और नाइट्रोजन गैस होती है. फिर उसको एनर्जाइज किया जाता है एक्सटर्नल पावर सोर्स से, वो भी सुपर कंडक्टिंग वायर से ही किया जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रैम्पिंग. So now see the diagram of the superconducting magnet. In the center there is a magnet pore, and then liquid nitrogen, then helium in the liquid form, then the coiling of the superconducting wire, then again helium, and then liquid nitrogen. This combination is for reduce the heating
or a leakage of magnetic effect of superconducting wire. The last point you have to remember is quench, or you can say quenching. In this, the loss of magnetic field, superconducटिंग मैग्नेट की सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को लॉस और डिस्चार्ज किया जाता है बाय इवेपोरेटिंग क्रायोजन गैसेस। क्रायोजन गैसेस हीलियम और नाइट्रोजन। इसमें वापस रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है कोयल में, ताकि क्रायोजन गैस इवेपोरेट हो जाए और क्विंचिंग पॉसिबल हो जाए। इस प्रोसेस को, फुल प्रोसेस को कहते हैं क्विंच और क्विंचिंग। It is mainly done when there is a cylinder stuck to the MR machine. So let's begin. First one is magnetic field homogeneity. Means to get equal and correct information of signal, the magnetic field must be uniform and being homogeneity. इसको शिमिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट और इक्वल अमाउंट में होने के लिए हमें होमोजेनिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड में होमोजेनिटी मीन्स इक्वल सिग्नल इन ऑल डायरेक्शन। फिर आता है स्फेरिकल हार्मोनिज एक्सपेंशन। इसमें स्पेशल टाइप की प्रोब होती है जो कि डिफरेंट एंगल पे रखी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को रीड करती है एंड आइडिया लगाती है हाउ मच इनहोमोजेनिटी इज़ प्रेजेंट इन दैट एरिया। अब उसको ठीक करने के लिए दो टाइप के होते हैं, एक्टिव शिमिंग और पैसिव शिमिंग। एक्टिव शिमिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड कोयल को मेन मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा जाता है और जो एनर्जाइज्ड कोयल है वो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड को सुपर इम्पोज करके शिमिंग मेंटेन करती है। फिर आता है पैसिव शिमिंग। पैसिव शिमिंग में क्या होता है, मेटल प्लेट्स को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के पास। उन प्लेट्स को शिम प्लेट्स कहा जाता है जो इनहोमोजेनिटी को अपोज करते हैं। इससे पैसिव शिमिंग होती है। इससे मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी मेंटेन होती है। दिस इज पैसिव शिमिंग। Begin. क्रेडेंट कोयल मेनली यूज टू जनरेटिंग इमेजेस। इमेजेस जनरेट करने के लिए क्रेडेंट कोयल का यूज़ किया जाता है, जो कि सिग्नल से इमेजेस जनरेट करती हैं। ये 3 ओरिएंटेशन में होती हैं, एक्स, वाई और जेड। यू कैन सी हेयर द डायग्राम ऑफ द lying of the patient. Z axis is the axial one, Y axis and X axis, and there are different role in MRI images of getting. So first one is Helmholtz coil. ये एक्सियल डायरेक्शन में होती है और ये यूज्ड की जाती है ग्रेडियंट अलोंग जेड एक्सिस में। सैडल कोयल आता है। फिर सैडल कोइल्ड एक्स और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और सुपर इम्पोज करती है लीनियर ग्रेडियंट को। फिर आता है यूजेस ऑफ ग्रेडियंट। एक्स डायरेक्शन होता है स्लाइस थिकनेस के लिए, वाई फॉर फेज एनकोडिंग, जेड फॉर फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग। और इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफ़ी लो होते हैं, 30 मिली टेस्ला। देन ये क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि हाउ ग्रेडियंट कोयल आर प्रोड्यूस्ड। ग्रेडियंट कोयल जो सेम मेन मैग्नेट होती है उसी के प्रिंसिपल पे बनी होती है। काफ़ी लूप्स ऑफ वायर होते हैं और जिसमें हम जितना करंट पास करेंगे वो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगा। यह ग्रेडियंट कोयल कैसे प्रोड्यूस होती है। सो लेट्स बिगिन। आरएफ कोयल। आरएफ कोयल क्या होती है, लूप ऑफ वायर होती है जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों सिग्नल के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए इसको ट्रांसीवर कहते हैं, ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए। इसकी रेंज होती है 1 मेगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ट्रांसमीटर कोयल सेंड अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड फ्लिप एंगल टू डिटेक्ट और टू रिसीव द आरएफ कोयल्स। उतना सिग्नल्स भेजती है फ्लिप एंगल से और वो सिग्नल्स रिसीविंग आरएफ कोयल रिसीव करती है। सेम काम है रिसीव का, ट्रांसमिट का जैसे है। ट्रांसमिट सिग्नल भेजती है, रिसीविंग एंड रिसीव करती है। बट रिसीविंग एंड को पास रखा जाता है तो उससे सिग्नल की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है और इमेज भी अच्छी आती है। फिर आता है वैरायटी ऑफ आरएफ कोयल। कोयल्स कितने टाइप्स की होती है।
फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम कोयल। वॉल्यूम कोयल जो वॉल्यूम एरिया को डिज़ाइन की जाती है, तो जो रिसीव और ट्रांसमिट के लिए यूज़ की जाती है, लाइक हेड कोयल और नी कोयल। फिर आता है लीनियर वॉल्यूम कोयल। इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन, या तो एक्स प्लेन या वाई प्लेन को वो रिकवर करती है। फिर आती है सरफेस कोयल, जो बॉडी पार्ट्स लाइक एब्डोमेन के लिए यूज़ की जाती है और वो वेरी क्लोज टू द बॉडी होती है, इसलिए इसको सरफेस कोयल कहते हैं। फिर आता है फेज्ड एरे कोयल। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मैनी सरफेस कोयल का, और जो लाइक एमआरसीपी में यूज़ की जाती है उसको फेज्ड एरे कोयल कहते हैं, जो 4 चैनल और 6 चैनल की होती है। फिर आती है क्वाड्राचर वॉल्यूम कोयल। इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हम सिग्नल रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। लीनियर वाले में एक था, इसमें दोनों है, इसलिए इसको क्वाड्रेचर वॉल्यूम कोयल कहते हैं। लास्ट कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज। ये लास्ट कंपोनेंट होता है और इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टोरेज, व्यूइंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर सिंपली यू कैन सी द पोस्ट प्रोसेसिंग एंड जिसमें इमेज व्यूइंग करते हैं, देखते हैं, और filming, like that's all for MRI system, not more than this. Do subscribe if you like, and thanks for watching.